नमस्कार। अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की मदद से मिलने वाले कंडक्टिविटी के फार्मूले पर और उस पर आधारित किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं स्लाइड पर और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कंडक्टिविटी की वैल्यूज और उस पर आधारित हमें फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी का फार्मूला है RK इज इक्वल टू L/A, मैंने आपको बता रखा है ना, RK इज इक्वल टू L/A। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कप्पा को K के रूप में बोलिए और जैसे होते हैं राजेंद्र कुमार, रवि कुमार, राजीव कुमार, वैसे ही RK उसको कोड वर्ड में कह सकते हैं ना। यहाँ के फार्मूले में भी वही बात होगी, लिख करके देख लेते हैं एक बार। और मैंने यह भी बताया था कि SI सिस्टम यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होता है, तो देखते हैं RK का मतलब कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट L/A जिसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको पता रखना होगा। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखना होगा कि इस फार्मूले में सेल कांस्टेंट क्या बताता है, सेल कांस्टेंट किसकी जानकारी देता है, यह भी हमें प्रैक्टिकली जानकारी होनी चाहिए। तो आप इस बारे में जानते रहे हैं, उसी चीज को एक बार रिकॉल करिए। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हम दो इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स अगर ले लिया तो उनके बीच में सेपरेशन कितना है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए उस A की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हुए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्लाइड पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया और इसमें क्या कोई CGS सिस्टम के फार्मूले की मदद मिलेगी। तो आप देखिए कंडक्टिविटी दिया हुआ है, देखिए पर सेंटीमीटर, सीमेन पर सेंटीमीटर दिया गया है और सोल्यूशन को जब फिल किया गया है तो उस दौरान कंडक्टिविटी व्हेन फिल्ड इन कंडक्टिविटी सेल ऑफर ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम्स और उसके सेल कांस्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस के बारे में बोला गया है, सिंपल सी बात है R और K के बारे में कहा गया है, सेल कांस्टेंट L/A के बारे में जानना चाहते, आप बता सकते हैं ना, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर जो फोकस करने वाली चीज है वो ये है, यहाँ सीमेन पर सेंटीमीटर, ये जो वैल्यूज दी गई है सीमेन पर सेंटीमीटर में दी गई है। जाहिर सी बात है जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसको लिख करके एक बार देखने की कोशिश करें। तो जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो L/A के टर्म्स में जो होगी वैल्यू वो अल्टीमेटली यहाँ पर लेंथ, जो सेपरेशन जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होंगे वो सेंटीमीटर के टर्म्स में होंगे और प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में होगा। बात समझ रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी जानकारी में है। तो ये जो पूरा का पूरा यूनिट यहाँ रखना है वो CGS सिस्टम में रखना है, CGS सिस्टम की यूनिट्स में इसे रखेंगे जिसमें सेपरेशन सेंटीमीटर के टर्म्स में होगा, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में होगा। ये सारी चीजें हमारी जानकारी में है। तो सिंपल सी बात यह है कि R की वैल्यू दी गई है, कप्पा की वैल्यू दी गई है। अल्टीमेटली जब हम देखेंगे तो चूंकि कप्पा हमारा CGS यूनिट में इसकी वैल्यू दी गई है, आप देखें क्वेश्चन पर, स्लाइड पर दिखा दीजिए एक बार प्लीज। तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू CGS यूनिट में दी गई है और इस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यूज आएंगी L/A की वो किस टर्म्स, जो वैल्यूज आएंगी L/A की वो किस टर्म्स में आएगी, CGS यूनिट में ही उसकी वैल्यू आएगी। मैंने आपको बता रखा है ये प्रैक्टिकल यूनिट है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर अप्लाई होगा, CGS यूनिट में ही हमें वैल्यूज देनी है। RK इज इक्वल टू L/A। ये क्वेश्चन काफी आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका सोल्यूशन आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड पर बात करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे। यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड हेल्ड इन ए कंडक्टिविटी सेल, जहां पर इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसके साथ ही साथ डिस्टेंस सेपरेशन 1 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखा है कितना, 10⁻⁻⁶ सीमेन पर सेंटीमीटर कंडक्टिविटी दे रखा है। ये इसका सेल कांस्टेंट की वैल्यू जानना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं, सेल कांस्टेंट की वैल्यू L/A के रेशियो से निकाल लेंगे। आपको पता ना, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोड्स का सेपरेशन आपकी सामने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A की वैल्यू दी गई है, सेल कांस्टेंट आसानी से बताया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर आपको कप्पा दिया गया है, L/A के वैल्यूज पता है, तो इसके कारण आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता सकते हैं और वो सीमेन के यूनिट में होगा। आप समझ सकते हैं इस तरीके की वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी की। अभी तक हम लोगों ने ओम्स लॉ की मदद से कंडक्टिविटी के बाद अब मोलर कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पर पहुंचना है। स्लाइड पर देखें और मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर क्यों इतना जरूरी हो जाता है उस बारे में भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जब पता चल जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने के बाद किस हद तक वहां वो आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, उस बारे में अनुमान लगाने में आसानी मिल जाए। इसका फायदा क्या होगा ये भी आप सोच रहे होंगे। मोलर कंडक्टिविटी अगर पता चल गई तो उससे आप क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। फायदा उठा सकते हैं हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर बात करके ये पता लगा सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन अगर जोड़े गए तो आयंस किस हद तक मोबाइल रहेंगे।
आयंस किस हद तक चल करके अपने प्लेट्स पर जाएंगे। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में डिपोजिशन जब होगा तभी सेल का रिएक्शन पूरा होगा। तो डिपोजिशन किसका कितना होगा, किस हद तक वो मूव करेगा, कितना फास्ट मूव करेगा, ये सारी चीजें अगर पता करनी है तो आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से पता की जाती है उसका पहले हम फार्मूला देख करके समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक बार मोलर कंडक्टिविटी के बारे में देखें तो इसका फार्मूला होता है जिसे हम लैम्डा एम के वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बता रखा था ना। ओम्स लॉ से हम कंडक्टिविटी की वैल्यू पता करते हैं, ये बात मैंने आपको बताया था। उसके बाद इसी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं मोलर कंसंट्रेशन से, इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन को हम किस में लेंगे, मोलर या मोलैरिटी के टर्म्स में लेंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन से इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। किस टर्म्स में, मोलैरिटी के टर्म्स में। और इसको जानने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कंडक्टिविटी अकेले सफिशिएंट नहीं था कोई बेहतर बात बताने के लिए? ये बात आपके दिमाग में रहा होगा, क्या कंडक्टिविटी अकेले नहीं बता पा रहा है जो हमें मोलर कंसंट्रेशन से इसको डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल ये अकेले सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब हम मोलर कंसंट्रेशन से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है हम यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसॉल्व होने के बारे में बात कर सकते हैं। मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ लिया कि कितने मोल उसके भीतर डिसॉल्व किए गए हैं, तो हम समझ सकते हैं वो मोल्स आगे जाकर के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर से हम आयंस के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी मैं इसको बना करके दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए यहां पर आप वेसल लीजिए, वेसल के भीतर आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के बारे में आप जानते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड्स के साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिसॉल्व कर दिए गए हैं। आप जानते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व किया गया है इसमें कितनी वैल्यूज में इसको ऐड किया गया है उसके बारे में अगर बात करनी है तो हमारे लिए काफी कुछ आसान हो जाता है। मान लीजिए हमने ऐड किया है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स को, कितने वॉल्यूम में ऐड किया है और उसके कारण क्या क्या इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हमें मदद मिली है, इसका एनालिसिस अगर करना है तो हमें इसके रेशियो को मोलैरिटी के टर्म्स में समझने की जरूरत होगी। ये रेशियो आप जानते हैं ना, कितना मोल क्वांटिटी ली गई है और कितने वॉल्यूम में वो डिसॉल्व है, वो एक्चुअल में मोलैरिटी के बारे में आइडिया देता है। और इससे हमें क्या मदद मिलना है, इससे हमें मदद मिलने वाला है मोल जो होगा वो बताएगा कितना इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व किया था। मानते हैं या नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं इसको। इलेक्ट्रोलाइट्स के नंबर के लेवल तक आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने नंबर को डिसॉल्व किया गया है और उसमें से कितने आयंस फ्लो करने के लिए जाएंगे, आप समझ पा रहे हैं? इस चीज को देखिए, हमने कहा मोल, मोल से आप समझ सकते हैं आयंस के नंबर, जैसे मान लीजिए A प्लस B माइनस के कितने नंबर हमने डिसॉल्व किए, इस चीज के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। और उसमें डिसॉल्व किए जाने वाले जो आयंस हैं उनमें से कितने डिसोशिएट हुए उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए हमें जरूरी है कि तभी हम समझ पाएंगे यहां पर कितने डिसॉल्व हुए हैं और उनकी मदद से कितने आयंस जाकर के डिपॉजिट होंगे, वो फाइनल हमारे पास कोई मीनिंगफुल रिजल्ट होगा। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है जानना कितना मोल आपने डिसॉल्व किया और उसमें से कितने आयोनाइज होकर के ऊपर अपने इलेक्ट्रोड्स पर जाकर के डिपॉजिट हुए होंगे। इस दौरान कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब आप समझ सकते हैं ना, यहां पर फ्लो कितना आसानी से हो पा रहा है उसके बारे में अनुमान लगाना है। लेकिन आपको पता तो ये भी होना चाहिए ना आयंस कितने हैं, तभी आप समझ पाएंगे ये कितना मोबाइल हो पा रहा है, कितना कंडक्टिविटी की वैल्यू है। तो कंडक्टिविटी अपने आप में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, कंडक्टिविटी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कितने लोग डिसॉल्व किए गए हैं, कितने मोल डिसॉल्व किए गए हैं। और आप जानते हैं मोल से आप नंबर का आइडिया लेते हैं, याद है एवोगाड्रो नंबर, वही बात यहां पर कही जाएगी। तो इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जो हमने यहां पर लिखा है, स्लाइड पर चलें तो देखें, ये कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है जिसे हम मोलर कंडक्टिविटी के रूप में यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या कहता है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो इसे डिफाइन किया जा सकता है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सॉल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं कंडक्टिंग पावर की हम यहां पर बात करेंगे, उन सभी आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा। सिंपल सी बात यह है, जो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है उससे कितने आयन प्रोड्यूस हुए और वो कितने मोबाइल हैं, उसका अगर कंप्लीट आइडिया लेना है तो हमें मोलर कंडक्टिविटी की बात करनी होगी। चलते हैं, देखते हैं इसके आगे के डेरिवेशन के बारे में।
में तो यहां पर देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी सिंपल सा फार्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल्स और पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। ये कप्पा है, सिंबल बदल गया, कप्पा डिवाइडेड बाय सीएम मोलर कंसंट्रेशन। किताब में सिंबल 100% आपको सही मिलेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहां पर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहां एक एडिशनल बात होगी। जब हम आयनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, आयंस के भीतर फ्लो की बात करते हैं, तो ये मेटल के जितना आसान नहीं होता है। इसमें हमें देखना होता है कितना वो टूटेगा, कितना आयोनाइज होगा, तब जाकर के पूरी बात हो पाती है। एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा था ओम्स लॉ जब आप मेटेलिक कंडक्टर्स पर फॉलो करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, एक बार लिख करके देखते हैं। ओम्स लॉ जब हम मेटेलिक कंडक्टर्स पर फॉलो करते हैं तो उस दौरान R = ρL/A का जो फार्मूला मिलता है उसमें मैंने आपको बताया था यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, ये बात आप समझ सकते हैं। पिछले लेक्चर में बात हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में दिक्कत होती है, ये बात हमारी जानकारी में है। इसके अलावा अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो इसके अपोजिट बात समझी जा सकती है। लेकिन आयनिक कंडक्टर्स के लिए हमने आपको बताया कि आयनिक कंडक्टर्स टेम्परेचर के बढ़ाने पर आसानी से कंडक्शन की प्रोसेस शो कर पाते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से यहां पर एक फेवरेबल इफेक्ट देखने को मिलता है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है। तो यहां समझने वाली बात यह होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल्स में होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, और कंडक्टिविटी चूंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आप इस चीज को समझे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर बढ़ने पर मेटलिक कंडक्टर्स के रेसिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इस चीज के बारे में आप कह सकते हैं। वैसे ही आप आयनिक कंडक्टर्स के बारे में कह सकते हैं, वहां पर R = ρL/A की जब बात करते हैं तो ये बात खुल करके आती है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो आयंस का डिसोसिएशन आसान हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी की वैल्यू घटती है, इसलिए रेसिस्टेंस की वैल्यू आयनिक कंडक्टर्स में डिक्रीज हो जाती है। इस बारे में हमारी जानकारी है। अब यहां पर समझना होगा कंडक्टिविटी की वैल्यू को थोड़ा फोकस करके देखना होगा। कंडक्टिविटी कैसे, किस चीज पर डिपेंड करती है, कैसे इसको कहा जा सकता है कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उन सारी चीजों पर हमें थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करके समझना होगा। जब हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो उसके कंडक्टर्स और उसकी कंडक्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। जब हम आयनिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पर किन किन चीजों पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, उस चीज को एक बार देख लेते हैं। चलते हैं, लिख करके यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जब बात होती है मेटल्स के लिए तो मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्टिविटी चूंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो एक तरीके से हम अपने लेवल पर कहें तो ये जीन्स के जैसी होती है। जैसे हमारे लेवल पर कहा जाता है ना, हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, हम कितने पढ़ने में अच्छे हैं, हम कितने होशियार हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है हमारा जीन्स कैसा है। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या हम अपने आईक्यू को बदल सकते हैं? बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि R = रो का जो फैक्टर है वो जैसे हमारे जीन्स के लेवल पर जो हमारा आईक्यू डिसाइड होता है उस लेवल की बात है। लेकिन सिर्फ रो ही रेसिस्टेंस को डिसाइड नहीं करता है, L/A भी डिसाइड करता है, एनवायरमेंट का कंडीशन भी डिसाइड करता है रेजिस्टेंस। वैसे मैंने आपको कहा ना कि आप पढ़ने में कितने अच्छे होंगे वो ना सिर्फ आपके जीन्स बल्कि आपके एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करेगा। तो वही बात यहां पर होता है। ओम्स का लॉ नेचर का एक बेसिक लॉ है। जिस चीज को आपको यहां समझाया गया था ρL/A कहा गया था, मैंने कहा कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक बात है, कैरेक्टरिस्टिक अगर ये प्रॉपर्टी है तो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। तो अभी मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं, फिर हम आयनिक कंडक्टर्स के लिए बात करेंगे। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? मेटल्स के अपने नेचर पर डिपेंड करती है, वो मेटल कैसा है। आप समझ सकते हैं अगर ये सोडियम होता तो सोडियम के मेटल्स आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, तो ये उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है कि सोडियम के मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिलीज करते हैं। अगर कोई दूसरा होता, मान लीजिए एल्यूमिनियम होता, तो एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिलीज नहीं करेगा। इसी तरीके से आप किसी और के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेरिलियम की बात किया, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितना रिलीज करेगा, वो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कंडक्शन की प्रोसेस में कितनी हेल्प करेगा, वो अपनी भीतर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ये मेटल्स के लिए हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, वही बात यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं। एक बार अगले पॉइंट को देखते हैं। यहां पर यह कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका अपना खुद का एक नेचर है। दूसरी बात यह है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है। मान लीजिए यहां पर मैंने सोडियम की बात कर लिया, यहां पर हमने कैल्शियम की बात कर लिया, तो हमें
हमें यह भी तो पता होना चाहिए ये अगर मौका मिले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकते। तो आप जानते हैं सोडियम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकते हैं, ऐसे ही कोई तीसरा हो तो वो हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी की बात इस बात पर भी तय होती है कि वो मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर भी डिपेंड करता है। अब यहां पर थोड़ा सा इस पर डिपेंड होता है टेम्परेचर का भी। जैसे मैंने कहा ना आईक्यू हमारे जीन्स के लेवल पर तय होता है, हमारा जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है, डीएनए कैसा है, वहां पर जीन्स कैसे हैं, वैसे ही यहां पर मेटल कैसा है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस लेवल पर कंडक्टिविटी तय होती है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रभाव बाहर से भी पड़ता है टेम्परेचर का। क्या पड़ता है आपको पता है ना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है टेम्परेचर का बढ़ना कंडक्टिविटी की वैल्यू को डिक्रीज करता है। इस चीज को पिछले लेक्चर में जाकर के डिस्कस हम किए हुए हैं, वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। अब आयनिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां मेटल्स के लिए बात हो चुकी है। अब अगले सेक्शन में हम चलेंगे आयनिक सॉल्यूशन के लेवल पर बात करेंगे और वहां पर क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं उसको देख लेते हैं। आयनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लेवल पर बात करते हैं। आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक से ज्यादा बेहतर टर्म होगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लेवल पर अगर डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी की वैल्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। सिंपल वैसे ही बात आप कह सकते हैं, अपने मन में सोचें तो भी आप जवाब दे सकते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है उस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर अगर ज्यादा आयनाइजेबल है तो वो आसानी से अपने आयंस को रिलीज करेगा और आयंस ज्यादा रिलीज होंगे, समझ सकते हैं आप, ज्यादा बेहतर तरीके से वो प्रोसेस आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि आयंस जितना ही आसानी से आयनाइज होंगे, आप समझ सकते हैं ना, आयनिक कंपाउंड है वो जितना ही जल्दी जल्दी आयंस देंगे उतना ही तेजी से वो अपने प्लेट्स पर जाएंगे, उतना ही तेजी से वो रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा और सेल के भीतर डिपोजिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, साइज ऑफ द आयन। तो साइज ऑफ द आयन और उसके सॉल्वेशन की प्रोसेस, साइज ऑफ द आयन, साथ ही साथ सॉल्वेशन की बात भी कही जा रही है। इसका क्या मतलब है, मैं 2 बार इसलिए इस वर्ड को बोल रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो सके। यहां पर सॉल्वेशन की बात भी आपको देखना होगा। अगर मैं आपसे कहूं ये पॉइंट एल्कली मेटल के आयन से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपके सामने एक एल्कली मेटल्स के आयंस को वाटर में डिसॉल्व कर दूं और आपसे पूछूं किसके आयंस सबसे ज्यादा मोबिलिटी शो करेंगे, तो उसके आंसर को यहां पर सॉल्वेशन के एग्जांपल से समझा जा सकता है। चलते देखते हैं, एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहां पर साइज ऑफ द आयन एंड सॉल्वेशन अगर बात किया जा रहा है कि सॉल्वेशन के कॉन्सेप्ट पर, तो एल्कली मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप जानते हैं डाउन द ग्रुप चले जाएंगे साइज बढ़ती चली जाएगी। ठीक बात है, डाउन द ग्रुप चाहिए, साइज कैसे कैसे बढ़ती जाएगी उसको देख लेते हैं। यहां पर ऊपर लिथियम के आयंस हैं, उसके बाद सोडियम का आयन है। 2 ही 3 एग्जांपल लेंगे, अपने आप समझ सकते हैं आप क्या क्या होगा। सोडियम का आयन है, उसके बाद पोटेशियम का आयन है, बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। यहां पर पोटेशियम का आयन है। अब सभी के पास +1 चार्ज है। आप जानते हैं सभी के पास कितना चार्ज है, +1 चार्ज की वैल्यू है। अगर यहीं पर कहा जाए कि इस चार्ज का इफेक्ट, चूंकि +1 यूनिट के बराबर चार्ज है, तो इस चार्ज का इफेक्ट कुछ दूरी तक रहेगा। कितनी दूरी तक, मान लीजिए हमने कहा इसकी चार्ज के इफेक्ट, आप जानते हैं ना हर कोई जो भी चार्ज होते हैं वो अपने चारों ओर एक इफेक्ट डालते हैं। सिंपल सी बात है, उनका प्रभाव होता है। ये बात एकदम सही सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं अपने चारों ओर एक इफेक्ट डालते हैं और इस इफेक्ट में जो भी बाहर से नेगेटिव आयन आएगा वो अट्रैक्ट होगा। ये सिंपल सी बात है। अब यहां पर कुछ इस तरीके से होगा कि चूंकि सेकंड की साइज बड़ी है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। मान लीजिए सोडियम की साइज कंपैरेटिवली बड़ी है और कैल्शियम की साइज और ज्यादा बड़ी हो जा रही है। इस चीज को एग्जांपल में इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई, साइज सबकी बड़ी होती जा रही है। अब यहां लिथियम और सोडियम और पोटेशियम तीनों के ऊपर चूंकि +1 यूनिट चार्ज है और ये कल्पना करें कि अगर +1 यूनिट चार्ज है तो चार्ज का इफेक्ट समझ लीजिए, कल्पना कर लीजिए 4 सेंटीमीटर के सेपरेशन तक है। तो यहां पर आपके सामने 2 बातें समझ में आएंगी, वो क्या क्या होंगी इस चीज को देखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस जो 4 सेंटीमीटर के रेडियस तक इसके चार्जेस के इफेक्ट होंगे उसको पहले एक बार बना करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसका इफेक्ट कहां तक आएगा, 4 सेंटीमीटर तक आएगा। इसका इफेक्ट कहां तक आएगा, 4 सेंटीमीटर तक आएगा। इसका भी इफेक्ट 4 सेंटीमीटर तक ही आएगा क्योंकि सभी पर +1 यूनिट चार्ज है, ये बात आप देख सकते हैं। तो सबके चार्जेस का इफेक्ट आपको 4 यूनिट तक नजर आएगा। क्लियर बात। अब इसी अट्रैक्शन में यहां पर वाटर के डाइपोल्स आकर के पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहां पर जो लिथियम आयन है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, उसका चूंकि साइज छोटा है इसलिए बाहर जो खाली स्पेस है वहां पर ज्यादा मौका मिल रहा है इसके पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के फ्री रहने का। चूंकि सोडियम थोड़ा सा
बड़े साइज का, इसलिए इस पर चार्जेस के इफेक्ट कम दूरी तक ही फैल पाएंगे। और यहां पर देखें पोटेशियम में जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है वो बिल्कुल भी फ्री स्पेस नहीं पाएगा, क्योंकि इसके चार्जेस अपने भीतर ही पूरी तरीके से समा गए हैं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझिए। यहां पर देखिए इसके जो अपनी खुद की रेडियस है वो कल्पना कर लीजिए 4.5 सेंटीमीटर की है, इसकी रेडियस मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कल्पना कर लीजिए 1 सेंटीमीटर की है। समझ पा रहे हैं? नीचे जाने पर साइज बड़ा होता जा रहा है और सबके चार्जेस का इफेक्ट बाहर की ओर जो लग रहा है वो आप समझें 4 सेंटीमीटर के बराबर लग रहा है। 4 सेंटीमीटर के बराबर अगर सबके चार्जेस का इफेक्ट है, ये लिथियम यहां पर दिया गया है। समझ पा रहे हैं ना? यहां पर देखिए ये लिथियम दिया गया है, लिथियम के नीचे सोडियम दिया गया है, सोडियम के नीचे पोटेशियम के आयन को दिखाया गया। तो सारे तीनों आयंस के बीच में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप समझ पाएंगे इसके फ्री स्पेस में इफेक्ट कितने दूरी तक नजर आएगा। मैंने कहा +1 यूनिट चार्ज का इफेक्ट सभी के लिए 4 सेंटीमीटर के सेपरेशन तक होगा। यहां इसका भी 4 सेंटीमीटर के सेपरेशन तक ही +1 यूनिट चार्ज का इफेक्ट होगा। इसकी अपनी साइज जो पहले केस में आपने देखा वो कितना देखा है? पहले केस में आपने देखा 1 सेंटीमीटर। इसके कारण इसका जो इफेक्ट होगा उसको फैलाए रखने के लिए 3 सेंटीमीटर के आसपास के फ्री स्पेस मिल जाएंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यहां पर इसके चार्ज की जो आकर्षण का, इसके जो चार्ज का इफेक्ट है उसको दर्शाने के लिए 3 सेंटीमीटर का एक फ्री स्पेस मिल जाएगा। बात पकड़ पा रहे हैं? यहां पर क्या होगा, इसका अपना खुद का साइज है 3.5 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए कह दिया गया, और इसके पास कितना स्पेस मिलेगा? यहां पर जो स्पेस मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो? यहां पर 0.5 सेंटीमीटर मिलेगी, क्योंकि यहां पर 4 सेंटीमीटर तक ही +1 यूनिट चार्ज का इफेक्ट होता है और इसकी अपनी साइज 3.5 सेंटीमीटर की है। जाहिर सी बात है चार्ज को फ्रीली देखने का जो जगह मिलेगा वो 0.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसके पिछले वाले में आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर चार्ज के प्रभाव का इफेक्ट खाली जगह में कितना मिल रहा है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तीसरे वाले में देखें तो आप कह सकते हैं पोटेशियम आयन में लगभग उसके चार्ज का जो प्रभाव था वो अपने ही एटम के भीतर हो गया है। इस चीज को देखें कैसे हमने लिख करके यहां पर दर्शाने की कोशिश किया है। आप कल्पना करें तीसरे मामले में जो चार्ज का इफेक्ट है वो कितना है? यहां देखिए 4.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ चार्ज का प्रभाव 4 सेंटीमीटर तक ही था। इसका ओवरऑल टोटल आप यूं कह ले नेग्लिजिबल, यहां नेग्लिजिबल इफेक्ट इसके मामलों में नजर आएगा जो इसके प्लस चार्ज का इफेक्ट है। इसके कारण होगा क्या आप समझ सकते हैं। अब यहां पर अगर इसके फ्री खाली जगह में यहां कोई वाटर मॉलिक्यूल्स जाता है तो सबसे ज्यादा खाली जगह जो मिलेगा वो लिथियम के आयन के लिए मिलेगा, इसलिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा वाटर के डाइपोल का नेगेटिव पोल जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि यहां पर खाली जगह है जिसमें उसके पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके पास फ्री स्पेस में +1 यूनिट चार्ज का वो खाली जगह मिल रहा है, साइज छोटी है, चार्ज का प्रभाव बाहर तक दिख रहा है, इसलिए वाटर के डाइपोल वहां पहुंच रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस तरीके से वहां वाटर के डाइपोल खूब सारे इकट्ठे हो जाएंगे और अल्टीमेटली साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा लिथियम आयन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? एक बार और बना करके देखते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमसे गलत हो जाता है। तो आप देखिए यहां पर एक बार फिर से उसी चीज को ड्रॉ करके देखने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बताया लिथियम के बारे में कौन सा कलर हमने चूज किया था, एक बार देख लेते हैं। लिथियम के लिए हमने ग्रीन कलर चूज किया है, ग्रीन कलर ही ले लेते हैं। यहां देखिए छोटा सा आयन है और चूंकि +1 यूनिट चार्ज अगर है तो उसका एक खाली जगह में इफेक्ट होगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया। यहां पर मैंने आपसे कहा कि इसका चार्ज इतने खाली जगह में दिख रहा है और इस वजह से चूंकि इसका अपना साइज छोटा है इसलिए खाली जगह में इसके चार्ज का प्रभाव अच्छा खासा दिख रहा है। इस वजह से वाटर के डाइपोल खूब सारे यहां पर आकर के कलेक्ट होने लगेंगे। वाटर के डाइपोल यहां पर जाकर के कलेक्ट होने लगेंगे तो उसके कारण होगा क्या? आप देखिए ये वाटर के डाइपोल खूब सारे यहां पर कलेक्ट होते जा रहे हैं। वाटर के डाइपोल लगातार कलेक्ट होते हुए इसके साइज को बड़ा करते जाएंगे। आप देखें ये हाइड्रेशन कहलाता है, इसे ही हाइड्रेशन कहा जाता है। आप देखिए खूब सारा वाटर का डाइपोल और उसका नेगेटिव पोल आप देख सकते हैं यहां पर जाकर के अट्रैक्ट होगा। वाटर के जो नेगेटिव पोल होंगे वो इसके पॉजिटिव के इफेक्ट्स के पॉजिटिव चार्ज के इसके इफेक्ट में आकर के आकर्षित होंगे। आप समझ सकते हैं ना? जो इसका दूसरा पोल होगा वो तो रिपेल होगा, इतनी बात तो आपकी जानकारी में होगा ही, लेकिन जो नेगेटिव पोल है इसके वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं। आप यहां लिथियम आयन का हाइड्रेशन शेल देख पा रहे हैं। इसी के कंपैरिजन में जब हम सोडियम का हाइड्रेशन शेल बनाने का प्रयास करेंगे तो देखते हैं उसके आसपास कितना वाटर मॉलिक्यूल आकर के इकट्ठा होगा, उसकी कल्पना करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ आयंस और जब वो पानी में घोले जाते हैं तो कितना बड़ा उसका हाइड्रेशन शेल बनेगा, उसके चारों ओर कितने सारे वाटर के डाइपोल्स आकर के इकट्ठे होंगे, ये भी कंडक्टिविटी को तय करेंगे। जैसे वो खूबसूरत सी स्लिम सी दुबली पतली आलिया भट्ट जैसी है, आप ऐसे समझ लीजिए। खूब सारे उसके आसपास बहुत सारे बॉयफ्रेंड आ गए, खूब सारा उसको इमोबाइल कर दिए। समझ पा रहे हैं? इसके
बाद चलते हैं थोड़े से बड़े लेवल पे, और इस समय देख लेते हैं कोई भी ऐसी हीरोइन जो कम थोड़ी ज्यादा टाइम की हो गई हैं, तो उनके बारे में सोच सकते हैं। ये सबसे छोटे साइज की, सबसे छोटी एज की थी। ऐसे ही आप यहाँ पर लिथियम आयन की बात कर सकते हैं। उससे बड़े साइज जैसे सोडियम आयन्स की बात कर रहे हैं, ऐसे आप समझे थोड़े से पुराने ओल्ड एज की हीरोइन है, तो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स में उनके लिए क्रेज कम होगा। वही बात यहाँ पर आप देखिए, सोडियम के लिए हमने कौन सा कलर लिया है, यहाँ पर वायलेट कलर लिया है। सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, और सोडियम की साइज जैसे यहाँ लिथियम है उसी तरीके से हम यहाँ पर सोडियम का साइज देखते हैं। सोडियम के साइज के बड़ा होने की वजह से अब इसके चारों ओर, चूंकि अपने ही साइज को इसने इतना बड़ा कर रखा है, इस वजह से इसके चारों ओर जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है वो कम खाली जगह पाएगा, क्योंकि सबके लिए +1 यूनिट चार्ज का प्रभाव इक्वल सेपरेशन तक होगा। तो यहाँ देखिए इसका साइज छोटा था, इस वजह से काफी सारा खाली जगह था जहां पर इसके चार्ज का इफेक्ट दिख रहा था। यहाँ पर कम ही खाली जगह होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो खुद ही अपने साइज से इसको घेरे हुए, इस वजह से यहाँ पर जब वाटर का डाइपोल आएगा तो कम ही अट्रैक्ट हो पाएगा। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर वाटर के डाइपोल्स कम ही अट्रैक्ट हो पाएंगे। इस तरीके की कल्पना आप कर सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर देखिए जो वाटर के डाइपोल का जो नेगेटिव सिरा है वो कम आकर के अट्रैक्ट हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम अट्रैक्ट हुए। कारण क्या है? कारण यही है कि सोडियम आयन की साइज बड़ी हो गई है। इस वजह से अगर आप कल्पना करें तो दोनों के हाइड्रेशन शेल में किसकी साइज बड़ी है, आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं यहाँ पर लिथियम की साइज बड़ी है, सोडियम की साइज छोटी हो गई है। सोडियम आयन की साइज छोटी है, लिथियम आयन के हाइड्रेशन शेल की साइज यहाँ कल्पना कर पा रहे हैं ना। इसी तरीके से आप नीचे चलेंगे, पोटेशियम आयन के बारे में भी कल्पना कर सकते हैं। कौन सा कलर हमने पोटेशियम आयन के लिए लिया था उसको बना लेते हैं, और पोटेशियम आयन के बारे में देखते हैं बना करके। पोटेशियम आयन की साइज और बड़ी हो जाती है, आप जानते हैं ना, पोटेशियम आयन की साइज बड़ी हो गई। जाहिर सी बात है जो इसके चार्ज +1 यूनिट चार्ज के कारण इसका इफेक्ट दिखना चाहिए था वो काफी हद तक इसके अपने ही साइज में गुमसुम हो गया है। जाहिर सी बात है अगर वाटर के डाइपोल्स आएंगे तो बहुत कम ही इसके चारों ओर अट्रैक्ट हो पाएंगे, वो भी बहुत लूजली अट्रैक्ट हो पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर वाटर बहुत कम अट्रैक्ट हो पाएगा, उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा जितना प्रीवियस कंडीशन में अट्रैक्ट हुआ था। और आप समझ सकते हैं इस तरीके से वाटर के डाइपोल्स बहुत कम यहाँ अट्रैक्ट होंगे, हाइड्रेशन शेल का साइज यहाँ पर छोटा होगा, इस तरीके का अनुमान लगाया जा सकता है। अल्टीमेटली आपने देखा कि वैसे तो ओवरऑल साइज लिथियम आयन की छोटी है, लेकिन जब वाटर डाइपोल्स इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे बड़ी साइज लिथियम आयन की मिलती है, उसके कंपैरिजन में सोडियम आयन की साइज छोटी होती है, और सबसे छोटी साइज हाइड्रेशन के बाद पोटेशियम आयन की हो जाती है। सबसे हैवी कौन हुआ? सबसे हैवी हो गया लिथियम आयन का हाइड्रेशन शेल। जाहिर सी बात है खूब मोटा हो गया, पानी के डाइपोल के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसको खूब सारे चारों से अट्रैक्ट कर लिए हैं। इसके कारण जब ये चलने की कोशिश करता है तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करते हैं, आप देखें तो कंडक्टिविटी जब मेटल्स के अपोजिट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी की वैल्यू न सिर्फ आयंस के नेचर पर बल्कि उसके हाइड्रेशन पर भी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी की वैल्यू आप समझ सकते हैं ना, वो किस पर डिपेंड करेगा? ठीक है, कितना आसानी से वो रिलीज कर रहा है ये तो चीज है ही, इसके अलावा साइज ऑफ द आयंस और सॉल्वेशन या हाइड्रेशन की बात करेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। आप समझ सकते हैं कौन सा आयन कितना तेजी से फ्लो कर पाएगा हाइड्रेशन के बाद, यह भी हमारे लिए जरूरी होता है। इसके अलावा जिसमें डिसॉल्व किया गया है, मान लीजिए अभी हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने डिसॉल्व किया है, किसमें डिसॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को? किसी सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट अगर उसको आयनाइज होने में मदद करेगा तो ज्यादा जल्दी से वो आयंस में बदल करके आगे भागने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्वेंट सपोर्ट नहीं करेगा तो वो आसानी से आयोनाइज नहीं होंगे, अपने इलेक्ट्रोड्स पर जा नहीं पाएंगे। उस पर भी कंडक्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है और मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि कंडक्टिविटी की वैल्यू आयनिक सोल्यूशन या यूं कह लें कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसके लिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जिनके बारे में अभी तक पढ़ते हैं उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, इसको पता करने के लिए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे और वहीं पर हम बात करेंगे कोलराउश लॉ के बारे में।